बायो-सेवर्ट लॉ। ओरस्टेड ने क्या बताया था 1820? ओरस्टेड ने बताया कि जब किसी वायर में कोई करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। यही बताया था या नहीं बताया, है ना? यानी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होने का सोर्स क्या है? मूविंग चार्जेस या करंट। बायो-सेवर्ट ने भी उसी को आगे बढ़ाया। ये कोई कंडक्टर है, ध्यान से सुने बात। यह कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में सपोज करो आई करंट फ्लो हो रहा है। कंडक्टर छोटे छोटे करंट एलिमेंट से मिलकर बना है। ये मैंने कोई करंट एलिमेंट मान लिया, छोटा सा एलिमेंट, एक करंट एलिमेंट, लेंथ dl, करंट एलिमेंट को कह दिया I dl। ये कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस कंडक्टिंग वायर के कारण। कैलकुलेशन ये है, क्या हमें करना है कि इस पॉइंट P पर इस वायर के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। बायो-सेवर्ट ने एक लॉ दिया, यदि हम इन दोनों को मिला दें, ये डिस्टेंस सपोज करो r है और ये एंगल थीटा है, तो बायो-सेवर्ट ने बताया कि किसी पॉइंट P पर, किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टिंग वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। जितना ज़्यादा एलिमेंट की लेंथ होगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। मतलब प्रोपोर्शनल होता है करंट के, प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट। प्रोपोर्शनल होगा करंट एलिमेंट, इस बात को ध्यान से सुनिए, करंट एलिमेंट और करंट एलिमेंट व पॉइंट P को मिलाने वाली लाइन के बीच जो एंगल है उसके साइन के प्रोपोर्शनल होगा। करंट एलिमेंट से पॉइंट तक की दूरी के डिस्टेंस जो उनके बीच की है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन सबको अगर हम मिला दें, क्लियर है? प्रोपोर्शनल हटाकर एक कांस्टेंट हम लगाते हैं, यहाँ एक नया कांस्टेंट लगता है। आपको याद है इलेक्ट्रिसिटी में हमने जो कांस्टेंट लिया था वो क्या था? एप्सिलॉन नॉट। अगर फ्री स्पेस के लिए, यदि मीडियम क्या है, फ्री है, फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, तब हमने एप्सिलॉन नॉट लिया था। और एप्सिलॉन नॉट को हमने क्या कहा था? परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। याद है? भूल गए? इसी पर यहां पर लेते हैं हम म्यू नॉट। म्यू नॉट, म्यू नॉट होता है परमिविबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, अगर फ्री स्पेस नहीं है, कोई और मैटर है, मीडियम है, तो हम म्यू एम कह देंगे। ठीक, और रिलेटिव परमिटिविटी को म्यू आर कहेंगे और म्यू आर की वैल्यू होती है म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। पहले काफ़ी आपको इस बारे में बता चुके हैं। एक बात आपने नोटिस की, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला ये था, वहां पर क्या था? DE प्रोपोर्शनल 1/एप्सिलॉन, और यहाँ प्रोपोर्शनल, और वहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है आपको? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होगी 10⁻⁻⁷। म्यू नॉट होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया आपका, किसके कारण? करंट एलिमेंट के कारण।
किसके कारण आया? करंट एलिमेंट के कारण। क्लियर हो गया आपको? फिर हम पूरे वायर के कारण कैलकुलेट कर लेंगे भाई, लिमिट लगा देंगे कोई ना कोई, है ना। लिमिट लगाकर हम पूरे वायर के कारण कैलकुलेट हम कर सकते हैं। जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे हमेशा डायरेक्शन की बात जरूर करेंगे हम। किसकी बात करेंगे हम? इस एलिमेंट के कारण पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हमने किया कितना आया, वो तो ये आया। इसकी डायरेक्शन क्या आई? इसकी डायरेक्शन के लिए राइट हैंड पाम रूल का हम यूज करेंगे। राइट हैंड पाम रूल 10th में आपने पढ़ा। अगर अपने राइट हैंड तो सबके पास है ना, अगर हम अपने राइट हैंड को थंब और उसके जो फिंगर्स हैं उनको एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखें, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखें। बेटा बात ध्यान से सुने, करंट की डायरेक्शन में रखें। करंट की डायरेक्शन वही होगी जो पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट की डायरेक्शन है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके अपोजिट करंट की डायरेक्शन में रखें। फिंगर्स को उस पॉइंट की ओर इंडिकेट करें जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या करनी, डिटरमाइन करनी है। तो जो पाम, जो हथेली के धक्का देने की दिशा होगी, जो पाम के पुश करने की डायरेक्शन होगी, वो ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। क्लियर? देखते हैं। करंट की डायरेक्शन हमको ऊपर की ओर रख दिया। फिंगर पॉइंट पी की ओर रख दें। क्यों? पॉइंट पी पर। तो क्या हुआ? इनवर्ड। इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो मैं ऐसे दिखाऊंगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो क्या आया? इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोल्ट। बात समझ में आई? अगर ये डायरेक्शन करंट की नीचे की तरफ होती बाई चांस और इस पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे होते हम, तो क्या होता? अंगूठा जो आपका जो थंब है वो नीचे की तरफ रखते, इधर तो आया नहीं, और फिंगर किधर करते? पॉइंट की तरफ, आउटवर्ड। क्लियर हुआ आपको या नहीं? है ना। क्योंकि सभी करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही है भाई। सभी यहाँ के कारण भी नीचे, यहाँ भी सभी के कारण नीचे होगा ना, इनवर्ट होगा ना इसमें। तो क्या होगा? सबको ऐड कर देंगे लास्ट में। क्या कर देंगे? बायो-सेवर्ट लॉ की बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जिनका हम यूज करेंगे। आगे चल गई बायो-सेवर्ट लॉ और जो हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ाया था पहले, उन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज होंगी या नहीं होंगी? आपने देखा होगा। क्या? कूलॉम्स लॉ के कारण ये फॉर्मूला आया था, याद है? हाँ, सिमिलरिटी नंबर 1 क्या है? DE प्रोपोर्शनल है 1/r², और यहाँ DB प्रोपोर्शनल है 1/r²। बोथ आर इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों में क्या है? दोनों में, एक में इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरे में मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों में ही जो पर्टिकुलर चार्ज से पॉइंट तक का डिस्टेंस है या करंट एलिमेंट से पॉइंट तक का डिस्टेंस है, उनका स्क्वायर का इनवर्स है। क्लियर? कूलॉम्स लॉ में जो चार्ज एलिमेंट था DQ प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाइल करंट एलिमेंट IDL प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? वेक्टर E आपने वहां देखा था, अगर ये +Q चार्ज है और इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, या -Q चार्ज है और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, क्या डायरेक्शन होती थी? ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा मिलाने वाली रेखा पर होती है, अलोंग टू द डायरेक्शन होता है।
है ना। या तो पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगाएगा, दूर लगाएगा, और आउटवर्ड लगाएगा, और नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड लगाएगा। वेक्टर ई इज इन लाइन विद वेक्टर आर, बट इन मैग्नेटिक फील्ड इट इज नॉट पॉसिबल। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या लगता है, परपेंडिकुलर लगेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात अभी हमने की थी तो क्या डायरेक्शन आई थी, परपेंडिकुलर आया था। जो उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन है उसके हमेशा क्या लगता है, परपेंडिकुलर लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हैज नो डिपेंडेंसी ऑन एंगल, है ना, बताया था ना। वेक्टर बी हैज डिपेंडेंसी ऑन एंगल। वहां पर क्या होता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री करता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री करता है तो जो उसका फोर्स लगता है वो हमेशा क्या लगता है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा या उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। भाई पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। परंतु क्या होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करता है चार्ज पार्टिकल तो उस पर जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होता है, F इजकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, F प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। मीन्स अगर वो डिपेंड करता है, अगर वो पैरेलल एंट्री करता है तब कोई फोर्स नहीं लगता, परपेंडिकुलर एंट्री करता है तो फोर्स अलग लगता है, और किसी अन्य एंगल पर करता है तो फोर्स अलग लगता है। और जबकि आपको पता है उसका पाथ भी चेंज हो जाता है, पता है ना आपको। जब पैरेलल एंट्री करेगा, मूवमेंट करेगा तो उसका पाथ लीनियर रहता है, और जब राइट एंगल पर एंट्री करता है सर्कुलर हो जाता है, और जब किसी अन्य एंगल पर 30 डिग्री 40 डिग्री पर करता है तो उसका पाथ हेलिक्सियन हो जाता है, हेलिक्स मोशन वो करता है। बात समझ में आई आपको। तो दोनों में डिफरेंस और दोनों में सिमिलरिटीज पता चला आपको, क्या समानताएं हैं क्या असमानताएं हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल, सी 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 सी, क्लियर। थोड़ा देखते रहेंगे। एक कोई सर्कुलर कोयल है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है। इस करंट के कारण मुझे इसके सेंटर पर ही मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। हमने बायो-सैवर्ट लॉ पढ़ा और स्टेट ने भी बताई बात कि जब किसी कंडक्टर में कोई करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है ना। क्या होगा, इस करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल को बहुत से करंट एलिमेंट्स में डिवाइड हम कर सकते हैं। हमने कोई एलिमेंट ले लिया इधर, ये dl इसकी लेंथ है, I इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट एलिमेंट I dl ले लिया। सेंटर तक की डिस्टेंस r है और यही इसका सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा। अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था μ0/4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। नहीं, ये एंगल क्योंकि ये टेंजेंट है हमेशा और ये रेडियस है, टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। μ0/4 पाई I dl साइन 90 और साइन 90 इक्वल टू 1। मैंने क्या बताया था, कोई सा भी पाथ हो, सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, स्ट्रेट वायर की बात करेंगे, और भी डिफरेंट व्हीकल्स आ सकते हैं, कोई भी शेप आ सकती है। पहले हमेशा हम एक शॉर्ट एलिमेंट की बात करेंगे, उसके कारण डायरेक्शन देखेंगे, सभी एलिमेंट्स के कारण डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन के बाद ही रिजल्टेंट हम निकाल पाएंगे। डायरेक्शन के लिए बताया था राइट हैंड पाम रूल, थंब करंट की डायरेक्शन में कई बार बता चुके हैं, फिंगर उस पॉइंट की ओर जिस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो जो पुश करने की डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। थंब करंट की डायरेक्शन, फिंगर ओ की ओर इनवर्ट। तो
तो डायरेक्शन आया इनवर्ट, यही सिंबल बताया था। अगर आप कोई सा एलिमेंट ले लो, आप दूसरा एलिमेंट, उसके कारण भी इन्वर्ट होगा, आगे भी इसके कारण भी इन्वर्ट होगा। आप किसी के कारण निकाल दीजिए, इसके कारण भी इन्वर्ट देखो आ रहा है। तो सभी एलिमेंट्स के कारण क्या आ रहा है, एक ही डायरेक्शन आ रही है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू फोर्स C, समझ गए, करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल, क्या आ जाएगा ये? क्लियर? कई बार बता चुके हैं पहले, तो इस पे से जल्दी आप समझ जाएंगे मेरे ख्याल से। म्यू 0/4 बाहर ले लिया, I/r² बाहर ले लिया। एक मिनट डीएल का इंटीग्रेशन आएगा, पूरा समीकरण ऐसे आ जाएगा। क्या होता है सर्किल का? सर्किल की पूरी लेंथ हो जाएगी 2πr, कैंसिल आउट कर लेंगे। फॉर्मूला आ गया B = μ 0I/2r, और डायरेक्शन वही आई, क्या आई? इनवर्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। क्लियर हुआ आपको? अगर यहाँ n टर्न्स हैं, एक ही टर्न्स नहीं है, n टर्न्स हैं, B = μ 0 Ni/2r। क्लियर हुआ आपको या नहीं? अब हम बात करते हैं कि ये तो आपका आर्टिकल पूरा हो गया, पर जो न्यूमेरिकल पोर्शन हम करेंगे, तो न्यूमेरिकल पोर्शन में अगर ऐसा हो गया कि ये फुल सर्किल नहीं है, और सपोज करो कि ये हाफ सर्किल है, और इस हाफ सर्किल के कारण ही हमें O पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, या हाफ भी नहीं है, 1/4 है, मैं सुन लीजिएगा, 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री होगा, तब हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। या कोई आर्क है, अब वो थीटा एंगल बना रहा है, करंट कैरिंग वायर है, और हमें तब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। देखिएगा, पूरे सर्किल का जो एंगल होता है वो होता है 360, यहाँ पर एंगल है 180, और 180 इस 360 का हाफ है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ हो जाएगा 180/360 इंटू μ 0I/2r। ये फॉर्मूला यहाँ आएगा आपका, और फॉर्मूला आपको ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये इसे आप लर्न कीजिए, दिमाग में रखिए, और जैसा भी शेप होगी उसी के अनुसार उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ये 1/4 है, तो 1/4 है, सीधी सी बात है कि इसे 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट आप कैसे याद करेंगे? ये एंगल 90 है, 90/360 इंटू μ 0I/2r इज इक्वल टू 1/4 μ 0I/2r μ 0I/8। अगर ये एंगल थीटा है तब क्या होगा? θ/2π इंटू μ 0I/2r। क्लियर? क्या कर सकते हैं, थीटा तो अलग हो गया, इसे लिख सकता हूँ μ 0/4π I/r, और बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है आपके लिए μ 0/4π θI/r। दैट्स ऑल। मैंने इस फॉर्म में क्यों बनाया? क्योंकि μ 0/4π की एक फिक्स वैल्यू होती है 10⁻⁷। न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको इजी हो जाएगा। समझ में आया आपको? नहीं? मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल। हमने कैलकुलेट किया था कि कोई करंट कंडक्टिंग कोयल है,
उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये कोई सर्कुलर कोयल है, ये सेंटर है O, इसकी रेडियस है A, क्लियर। इसके सेंटर से इसकी जो ये अक्ष है, इस एक्सिस पर ही सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है और उस पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? क्या करते हैं, एक करंट एलिमेंट हम यहां मान लेते हैं, ये करंट फ्लो हो रहा है, करंट एलिमेंट मान लिया हमने, कितना आइडियल, जैसा कि हमेशा मानते हैं। इस करंट एलिमेंट के कारण पहले हम पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और फिर हम कैलकुलेट करेंगे पूरे सर्कुलर कोयल के कारण। ये डिस्टेंस मान लीजिए r है। क्या डिस्टेंस है ये? r। जब मैंने ये डिस्टेंस r मान ली और सपोज करो ये एंगल अल्फा है या थीटा, कुछ भी मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको थीटा मानना है आप थीटा ले लीजिए, अल्फा लेना है अल्फा ले लीजिए। क्या होगा यहाँ पर, इस कोयल के इस एलिमेंट के कारण P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? बोलो कितना होगा? बायो सेवर्ट लॉ पढ़ा है ना, बायो सेवर्ट लॉ के अनुसार कितना होना चाहिए? μ0 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर होना चाहिए। थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा क्या था? थीटा की वैल्यू क्या होगी बताइए जरा। हाँ आप बताइए, मुझे क्या पूछ रहे हैं। डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की पॉइंट P पर? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या बताया था? हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द r होती है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द r होती है, बताया था ना। और थंब रूल बताए थे हमने, इनके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये सब अल्फा ही मान लेते हैं इसे। ठीक, जिस तरह से एलिमेंट मैंने इधर लिया, बिल्कुल उसका अपोजिट एलिमेंट इधर भी जरूर होगा। भाई सर्किल है, अगर कोई भी सर्किल आप ले लें, सपोज करो ये सर्किल आपने ले लिया, तो जो एलिमेंट ऊपर होगा वो एलिमेंट नीचे भी तो जरूर होगा, है ना। और उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है। अल्फा 90 माइनस अल्फा अल्फा, अल्फा ये 90 है, अल्फा होगा। क्लियर? डीबी को दो कंपोनेंट में बांटा जा सकता है। ये कंपोनेंट क्या होगा? डीबी कॉस अल्फा। और ये कंपोनेंट क्या होगा? इधर डीबी कॉस अल्फा। इधर को कंपोनेंट इस वाले का क्या होगा? डीबी साइन अल्फा और इसका डीबी साइन अल्फा। भाई इस डीबी के दो कंपोनेंट हुए ना, एक तो डीबी कॉस अल्फा, डीबी साइन अल्फा। इसके भी दो कंपोनेंट हुए, डीबी कॉस अल्फा और डीबी। ये तो केवल दो एलिमेंट के कारण हुआ। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे? कैंसिल आउट। और ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के कारण जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही जितने भी एलिमेंट्स लेंगे सभी के कारण, सभी एलिमेंट्स के कारण क्या होगा? इन सभी एलिमेंट्स के कारण इस पॉइंट पर जो ये कंपोनेंट डीबी कॉस अल्फा वाले कंपोनेंट्स हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये सबके कारण क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। ये सबके कारण क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। ये आपको एंगल समझ में आया? ये एंगल 90 होगा ऑलवेज। ये आपको जो दिख रहा है वो ये 3D पिक्चर है, ये आपकी 3D पिक्चर है। ये पिक्चर ऐसे नहीं है, सर्किल ऐसे है और पॉइंट यहाँ है। समझ में आ रही है ना बात? आप क्या सोच रहे हैं? ऐसे सोच रहे हैं। ऐसे तो आपको जीरो एंगल दिखेगा, है ना, जैसे पहली पिक्चर में बताया था। तो dB इजगल टू μ0 अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर।
मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। बोलिए क्या होगा? इंटीग्रेशन ले लेंगे, और किसका इंटीग्रेशन लेंगे? डीपी का नहीं, डीपी साइन अल्फा का। डीपी साइन अल्फा क्यों भाई? ये डीपी का में ये तो कैंसिल आउट हो गए। वैल्यूज पुट करते हैं। क्लियर है? बाहर ले लेते हैं, म्यू जीरो बाहर आ जाएगा, 4 पाई बाहर आ जाएगा, आई अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ गया, साइन अल्फा बाहर आ गया। क्लियर? और डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा? ए, रेडियस ए है, तो इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा कितना हुआ? 2 पाई ए हुआ ना? क्या होगा? पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, 2 टाइम्स क्या आया? बोलो, म्यू जीरो आई ए अपॉन 2 आर स्क्वायर साइन अल्फा क्या होगा? साइन अल्फा होगा, क्या होता है साइन अल्फा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, है ना? और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ? ए। क्लियर है? क्या वैल्यू आई फिर बी की? म्यू जीरो आई ए अपॉन आर। नहीं, क्या वैल्यू आया? म्यू जीरो आई ए अच्छा, ए ऑलरेडी था तो ए स्क्वायर आ जाएगा 2r क्यूब। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है आपको? आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देन आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। क्या रख सकता हूँ आर क्यूब की वैल्यू? स्क्वायर भी है और स्क्वायर भी क्यूब भी करना है, क्या लिखा जा सकता है? 3/2। वैल्यू पुट कर दीजिए। v इज इक्वल टू म्यू जीरो आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3। क्लियर हुआ? यदि इसमें n टर्न्स हैं, कितना टर्न्स हैं? n चक्कर है, इसमें चक्कर n है, क्या होगा? बोलो, क्लियर हुआ आपको? नहीं क्लियर हो गया? अगर हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं पॉइंट P पर, एक्सेल पॉइंट पर, अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ सेंटर पर, तब क्या होगा? इसी फॉर्मूले से सेंटर पर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तब क्या होगा? x की वैल्यू 0 हो जाएगी। शाबाश भाई, x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये पॉइंट यहाँ ना होगा, यहाँ है, और ये पॉइंट P पर ना होगा, अगर यहाँ है तो क्या होगा? एट सेंटर x इज इक्वल टू 0। एक्स सेंटर इज इक्वल टू 0 क्या होगा फिर? अगर b 0 उसे मैं कह दूं तो क्या आएगा? म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 0। बोलो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ए क्यूब। पहले क्या आया था? अभी थोड़ी देर पहले, जब पहले पीरियड में हमने बताया था तो यही फॉर्मूला था ना, यही था ना फॉर्मूला। वहाँ हमने रेडियस आर मानी थी, तो क्या आया था फॉर्मूला? म्यू जीरो एन आई अपॉन 2r। यहाँ क्या आया? म्यू जीरो एन आई अपॉन 2a। क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ, आर रेडियस थी, यहाँ ए रेडियस है। अब एक केस और हो सकता है हमारे पास। हम मानते हैं
कि ये पॉइंट बहुत दूर है, इन्फिनिटी पर नहीं, पर ए के कंपैरिजन बहुत दूर है। इन्फिनिटी वही है कि ये एक्स की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है ए से, तो एक्स स्क्वायर तो और भी ज़्यादा होगा। तब क्या होगा भाई, म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 था ना, ये फॉर्मूला था 2। अब हमने क्या करा, इसे नेगलेक्ट कर देंगे। किसे? एक म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2x। ये स्पेशल केस आ गया ना। बात क्लियर है आपको या नहीं? समझ में आया आपको?